इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और बहनों, हम लोग ठंड की बात कर रहे थे और ठंड के मौसम में जैसे कि हम देखते हैं कि ज्यादा ठंड पड़ती है तो कोहरा छाने लगता है, और कोहरा छाता है तो हमारा मन भी करता है कि इस कोहरे में ठंडी ठंडी जो जगह होती है उसमें घूमने जाए और थोड़ा सा अपनी थकान दूर करे। कोहरे का भी एक अपना ही आनंद होता है और हमारा मन ऐसा करता है कि कोहरा जैसे ही पड़ने लगा तो चलो एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पर चले जाए, और हम जाते भी हैं। और कई लोगों को ठंड के मौसम में अपने व्यवसाय के कारण, नौकरी के चलते और आना जाना पड़ता ही है, और इस भाग दौड़ के जीवन में हर व्यक्ति को अपना अपना कार्य करना भी जरूरी है। पर इस मौसम में यदि कोहरा छाता है तो खास तौर पे हमें कोहरे के समय सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, और जब हम कोई वाहन चलाते हैं उस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि वाहन चलाते समय अपने वाहन की गति कम रखना चाहिए, क्योंकि इस समय कोहरा होने के कारण हमें देखने में दिक्कत होती है। साथ ही वाहन में लगे लाइट, हेडलाइट का सही तरीके से उपयोग इस समय हमें करना चाहिए। गाड़ी की खिड़की, कांच को साफ सुथरा रखना चाहिए और विंड स्क्रीन वाइपर और डिफ्रॉस्टर का उपयोग करना चाहिए। कोहरा ज्यादा होने पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, गाड़ी को धीमी गति से चलाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरे वाहनों को ओवरटेक ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और यदि बहुत ज्यादा कोहरा छाता है, सामने बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो इस समय हमें कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, थोड़ा कोहरा खुलने की रास्ता देखना चाहिए। और यदि हम कहीं अपना वाहन रोकते भी है तो हमें सावधानी पूर्वक अपना वाहन रोकना चाहिए। एक सुरक्षित स्थान पर हमें हमारी गाड़ी को खड़ी रखना चाहिए, जिससे कोई भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती। और आप सभी वैसे तो जानते ही होंगे कि जब हम घर से निकलते हैं तो मौसम के अनुरूप सामान लेकर के चलते हैं। जैसे अब ठंड का मौसम है तो जब भी हम घर से निकले तो हमें ठंड के हिसाब से अच्छी खान पान की चीजें और साथ में ठंड से सुरक्षित रहने के लिए गर्म कपड़े, कंबल लेकर के जरूर चलना चाहिए। तो श्रोताओ, इस तरह से आप सफर पर निकलते हैं तो निश्चित ही आपकी यात्रा सुंदर और सफल होगी और आपका मन भी आनंदित होगा। और श्रोताओं, कल दिनांक 27 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम NSC के नवस्थापित अत्याधुनिक सब्जी और पुष्प बीज प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग इकाई का उद्घाटन किया। तो आइए सुनते हैं इसके कुछ अंश। आज हमारी त्रैमासिक कृषि सलाहकार समिति मित्रों, आज मैं बीज विकास निगम, भारतीय बीज विकास निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं। अगर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली शर्त है गुणवत्तापूर्ण अच्छे बीजों की उपलब्धता, और पिछले 63 वर्षों से बीज विकास निगम इस काम को पूरी कर्मठता से कर रहा है। और अभी पिछले सालों की उपलब्धियां तो बहुत बधाई देने के लायक है। आज अच्छे बीजों की प्रोसेसिंग के लिए 6 सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स का लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली में, बरेली, धारवाड़, हासन, रायचूर और सूरतगढ़ में ये बीज प्रसंस्करण इकाइयों का आज उद्घाटन भी हुआ है। इससे और भी गुणवत्तापूर्ण बीज हमारे किसानों को मिल पाएंगे। बीज विकास निगम के पास 5 बड़े फार्म हैं 22,000 हेक्टेयर जमीन में।
और सूरतगढ़ का फार्म तो एशिया का सबसे बड़ा फार्म है जो बीजों का उत्पादन करने का काम करता है। इनके पास 25 लाख कुंटल से ज्यादा अच्छे बीज उत्पादित करने की क्षमता है और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ी ताकत है भारत के किसानों की। कुल जो बीजों की हमें जरूरत पड़ती है उसका 4% लगभग बीज एनएससी उत्पादित करता है। लेकिन आज हमने यहां चर्चा की कि और ज्यादा बीज की जरूरत है हमको। किसान मांग करते हैं अच्छे बीज की और इसलिए इस क्षमता को बढ़ा के 25% तक हम कैसे ले जाएं, कुल जरूरत के 25% बीज का उत्पादन हो, उस दिशा में प्रयत्न करेंगे। उसका रोड मैप भी बनाएंगे। और एक बड़ी समस्या किसानों की तरफ से आती है घटिया सीड्स, घटिया बीजों की। उससे घटिया बीज और समय पर बीज न मिलना और महंगे बीज मिलना, इन तीनों का जवाब अगर कहीं है तो वो है बीज विकास निगम के पास, हमारे राष्ट्रीय बीज विकास निगम के पास। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का अधिक उत्पादन करके हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत भी बढ़ाएंगे। बीज अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी आएगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी तो किसान को दाम भी अच्छा मिलेंगे। उस दिशा में निरंतर काम करेंगे। जब सार्वजनिक क्षेत्र का बीज विकास निगम एक ऐसी कीमत पर जो किसान आसानी से खरीद सके बीज बेचता है तो प्राइवेट कंपनियों पर भी अंकुश लगता है। वो मनमाने दाम पर नहीं ले सकती किसानों से, नहीं तो बाजार में टिक नहीं सकती। फिर भी हम लोगों ने यह तय किया है कि कुछ सावधानियां जरूरी है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड ही ठीक ढंग से अच्छा बीज किसानों को मिले, इसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कृषि विभाग ने कि एक नया सीड एक्ट हम लेके आएंगे जिसमें वो लोग जो घटिया बीज बेचने का प्रयत्न करते हैं उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई भी की जा सके। आज तो मैं बीज विकास निगम को बहुत बधाइयां देता हूं उनकी उपलब्धियों के लिए भी। हालांकि प्रॉफिट कमाना है इनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वसनीयता इतनी है कि पिछले साल लगभग 124 करोड़ रुपए का इनने प्रॉफिट भी कमाया। अब हमारा ऑनलाइन भी बीज उपलब्ध कराने का अभियान चलाने का उन्होंने फैसला किया है। उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कि घर बैठे भी बीज कैसे किसानों को मिल जाए। अभी उसके प्रचार प्रसार की जरूरत है तो वो भी हम करेंगे। और बाकी उपाय भी अभी लगभग 400 जिले में उपस्थिति है। हर जिले में कैसे पहुंचे, 6000 में से 4000 ब्लॉक तक बीज विकास निगम पहुंचा है। हर ब्लॉक में कैसे उपस्थिति हो उसका भी रोड मैप बनाकर उस पर काम करेंगे। बधाई बीज विकास निगम को। श्रोताओं, 27 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी के नव स्थापित अत्याधुनिक सब्जी और पुष्प बीज प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग इकाई का उद्घाटन किया। अभी आप सुन रहे थे उसी के कुछ अंश। और श्रोताओं, अब चलते हैं आज के मेहमान से मिलते हैं। किसान भाइयों, आज हमारी त्रैमासिक कृषि सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित हैं उप संचालक उद्यानिकी विभाग बैतूल श्री राजकुमार कोरी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने केंद्र पर। और कोरी साहब, जैसा कि हमारी समिति जो हमें मार्गदर्शित करती है आगामी 3 महीनों के लिए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में क्या कौन कौन से कृषि कार्य किए जा सकते हैं उद्यानिकी के क्षेत्र में, सबसे पहले तो हम आपसे इसी बारे में जानना चाहेंगे। सभी को नमस्कार और किसान भाइयों को मेरा राम राम। जैसा कि सर ने का ये कहना है कि उद्यानिकी के क्षेत्र में अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो अभी ये रबी का सीजन शुरू ही हुआ है जी। तो हमें उद्यानिकी की जो सब्जियों की रोपड़ियां हैं या पौधशाला जिसको बोलेंगे, वो डालने का अभी बहुत ही अति महत्वपूर्ण समय चल रहा है कि हमें सबसे पहले तो पौधशाला डालना है। टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, शिमला मिर्च का है। तो इसके डालने के लिए हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि सबसे पहले हमें पौधशाला कैसे डालना है और उसको कैसे हम ट्रीटेड करेंगे, मतलब उसको कैसे हमें भूमि का उपचार करके हमें उस पर बीज अच्छे से बिखेरना है, ताकि हमारा क्या है कि भूमि जनित जो बीमारियां होती हैं उससे हमें निदान मिले और अच्छी हेल्दी पौधशाला मिले। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले भूमि का हमें उपचार करना है। भूमि के उपचार के लिए जैसे हमें कुछ रासायनिक दवाइयां आती हैं, उन दवाइयों से हम उपचार करते हुए हमें अपना खेत की तैयारी करके और हमें अपना बीज लगाना होता है एक निश्चित दूरी पे और निश्चित गहराई पे, ताकि पौधा अच्छे से हमारा हेल्दी तैयार हो और
जैसा कि रबी सीजन में थोड़ा सा ठंड भी बढ़ जाती है, तो ठंड बढ़ने से क्या होता है कि ओस की बूंदें जो होती हैं वो हमारे भूमि को ठंडा करती हैं, तो उसके लिए हमें पॉलीथिन का भी कवर शाम के समय करना होता है, ताकि जर्मिनेशन जो सीड का होता है वो प्रॉपर हो सके। और इसके बाद जब पौधा 15 से 20 दिन का होता है और हमें उसको निश्चित अवधि के बाद हमें तैयार खेत पे उसको निश्चित दूरी पर रोपण करना होता है। जी गौरी, जैसा आपने बताया कि सब्जियों के लिए हम पौधशाला तैयार करके लगा सकते हैं, इसी प्रकार यदि हम फलदार वृक्षों की बात करें तो क्या ये मौसम उनके लिए भी अनुकूल देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अनुकूल है। अभी तो रबी का सीजन हम नवंबर के एंड तक हम फल पौध रोपण का भी प्लान कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों की जमीन अगर खाली हो गई है तो वो एक भूमि की तैयारी करके गड्ढा खोद करके निश्चित उसमें और अपना गोबर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सोल्यूशन मिला के, और आम है, अमरूद है, नींबू है, संतरा है, बेसिकली यहाँ जिले में जो आम, एक गाजरिया आम है वो भी लगाया जा सकता है। काफी मतलब उपयुक्त समय है अभी, ऐसा नहीं है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि अभी उपयुक्त समय नहीं है। बरसात के बाद भी लगाया जा सकता है, क्योंकि नई नई तकनीकियों का उपयोग अभी होने लगा है। नई नई तकनीकों का समावेश इसलिए करना अति आवश्यक है कि हमें किसान भाइयों की ये भ्रांति ही रहती है कि हमारे पास पानी का बहुत ही कम है हमारे पास। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि शासन के द्वारा कुछ अनुदान सहायता में कुछ यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, मिनी स्प्रिंकलर हो गया, इसमें अनुदान सहायता मुहैया कराया जाता है। तो आप सबसे पहले सर्वे करवाएं अपने खेत का, और सर्वे कराने के बाद अपना लेआउट देते हुए अपना ड्रिप सिस्टम स्थापित कराएं, और स्थापित करने के बाद अपना पौधरोपण का कार्य कर सकते हैं। और ये साल भर किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पौधों में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि नई नई तकनीकी आ गई है। आपका ड्रिप आ गया है, आपका मल्चिंग आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो किसान भाई कभी भी कर सकता है। और मैंने तो माननीय कलेक्टर महोदय के बंगले में मई के माह में पौधों का रोपण, आम का, इवन सभी प्रजाति के पौधों का रोपण कराया। वहां से बामुश्किल से 5 से 10 पौधे ही मृत पाए गए, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि 90% वहां पे सर्वाइवल परसेंट रहा जी। तो किया जा सकता है, गर्मी में भी किया जा सकता है। बस आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सिंचाई का प्रॉपर ध्यान रखना है। वो भी अगर ड्रिप से करेंगे तो पानी भी बचेगा जी, और जो कि समय की जरूरत है, पानी बचाओ जी। भाई, पानी बचेगा तो हम आने वाले सीजन में उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। जैसे रबी सीजन में हमने पानी बचा लिया तो हम उसको ग्रीष्मकालीन फसलों में अच्छा उपयोग कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर, जैसा अभी आपने बताया कि फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं, और हमारा बैतूल जिला जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर ऊंची नीची ढालू जमीन है और विविध प्रकार की हल्की भारी जमीन है। तो किस तरह की जमीन में किस तरह के पौधे उपयोगी रहेंगे, क्या ऐसा भी कुछ देखा गया है? सर, जहां तक मेरा ऐसा मानना है और हमारा रिसर्च भी यही बोलता है कि जो बेकार जगह है, उबड़ खाबड़ जगह, उसमें फलदार पौधों का रोपण करने से हम सबसे अच्छी भूमि में हम बदल सकते हैं। जैसा मान लीजिए उबड़ खाबड़ की बात आई, तो ये अनुपजाऊ भूमि में अगर हम फलदार पौधों का 10 से 15 साल तक के लिए हम अगर रोपण करते हैं तो वो भूमि जो है हमारी फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और हम उस भूमि से कुछ ना कुछ अच्छा गेन कर लेते हैं। तो जैसे आम है जी, आम में अगर आप थोड़ा सा ढालू भूमि है, पानी वहां नहीं रुकता है, तो हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करके वहां फलदार पौधे लगा सकते हैं जी। और जैसे मान लीजिए जहाँ पानी की कमी है वहां पर बेर या ऐसे भी कोई प्रजातियां होंगी जिनको लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। बेर है, नींबू है। ये नींबू जो है कम पानी में अच्छा सर्वाइव कर जाता है, और उसके बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। और इसके बाद मूल्य भी अच्छा मिलता है। अगर हम खरीफ का नींबू ना लेके और अगर हम गर्मी का नींबू का बाहर लेते हैं तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि नींबू की जो खेती है वो काफी लाभदायक है, और किसान भाइयों को इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी रहता है। विटामिन सी हर वर्ग के व्यक्ति के लिए काफी उपयोगी है जी। और कोरी साहब, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि इन सब बातों के लिए आपका विभाग कृषकों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है? जैसा कि उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, पहले तो उद्यानिकी में हम जो देते हैं वो क्षेत्र विस्तार की स्कीमें जुड़ी हुई होती हैं। क्षेत्र विस्तार के साथ साथ हम
जैसे कहें प्रसंस्करण इकाइयों की भी स्थापना के लिए भी अभी भारत सरकार की हमारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। मध्य प्रदेश शासन भी इसमें बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। खासकर हमारे जिले के जो माननीय कलेक्टर महोदय हैं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और जिला पंचायत जो सीईओ महोदय हैं, उनके हम मार्गदर्शन में निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग हमने 325 यूनिट विगत 5 वर्षों में यहाँ पे स्थापित कराई हैं। और जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनने भी अपना एक सपना साकार किया है कि हम भी अपना एक स्वयं का उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं। उस क्षेत्र में भी इस जिले में और इस विभाग ने खासकर हमारे जो साथी भाई हैं उनने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे पास 187 का जो लक्ष्य है अभी हमने 50% अचीव कर लिया है। और अभी जो कि अभी ये अक्टूबर का माह चल रहा है, अभी बहुत 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो हम 200 से ज्यादा यूनिट स्थापित करेंगे। और इसमें सरकार की तरफ से जो अनुदान सहायता प्रदान की जाती है वो 35% है। कहने का मतलब ये है कि इकाई लागत का हमें 35% मिलता है। अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान सहायता है। साथ में इसमें अगर आप बैंक का इंटरेस्ट भी इसमें सम्मेशन रहता है 3%। अगर AIF फंड के माध्यम से अगर एप्लीकेशन जो भी उद्यमी है या जो भी किसान भाई है इसमें अप्लाई करता है तो उसमें 3% इंटरेस्ट का भी सम्मेशन होता है। अब आवेदन कैसे करें, इसके लिए सरकार के द्वारा एक अच्छी व्यवस्था रखी गई है। व्यवस्था ये है कि एक DRP की व्यवस्था की गई है। जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं वो रिसोर्स पर्सन क्या होते हैं, फैसिलिटेटर का काम करते हैं। उद्यमी, बैंक और विभाग के बीच में एक कोरिलेशन का काम करते हैं। ये दोनों के तीनों के लोगों के बीच में एक समन्वय के साथ अपना काम करते हैं, जिससे उद्यमियों को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, ना परेशानी होती है। वो डायरेक्ट हमारे DRP से मिलता है और किस तरह के यूनिट स्थापित करना है उसके लिए वो पूरा रिसर्च के साथ और जानकारी के साथ और यूनिट कहाँ स्थापित है उसको विजिट करा के और वो फिर एक अच्छा यूनिट स्थापित कराने का प्रयास करता है और बैंक में जाता है। बैंक में ऐसे प्रकरण भेजे जाते हैं जिनका सिविल अच्छा रहता है। बैंक जो इच्छुक उद्यमी होते हैं जिससे बहुत ही जल्दी कहने का मतलब ये है कि सफलता मिल जाती है। जी कोहरी साहब, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जब हम खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं तो बैतूल जिले में मुख्य रूप से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं या खाद्यान्न है या फल हैं जिनको संस्कारित करके बाद में काम में लिया जा सकता है या उसका व्यापार मूल्य बढ़ाया जा सकता है? जैसा कि देखिए यहाँ प्रसंस्करण की बात है, जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ पे देखा मैंने कि गन्ने का बहुत बड़ा एरिया है। तो गन्ने के क्षेत्र में यहाँ पे किसान भाइयों ने, उद्यमियों ने, खासकर किसान के बच्चों ने, जो बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो उनका स्वयं का रोजगार सपना साकार हुआ है इस स्कीम के तहत। वो भी कैसे कि उनको देखिए एक पहचान अपने जिले की, बैतूल जिले की पहचान गन्ना के क्षेत्र में ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ गन्ना 25 से 25 हजार हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे चूंकि शुगर फैक्ट्रियां भी बहुत हैं, तो किसान भाइयों ने खुद का प्रोसेसिंग यूनिट डाला है और ये विदाउट केमिकल, मतलब ऑर्गेनिक, मतलब गुड़ का है। और गुड़ में भी उनने क्या किया है, क्यूब्स बनाए हैं, कुछ पाउडर बनाए हैं, ताकि क्या है कि मार्केट में हम उसको छोटे छोटे क्यूब्स के तौर पे हम उसको मार्केट बढ़ा के और वो करें। और इसमें विभाग के द्वारा कुछ ब्रांडिंग के तौर पे इसमें सहायता भी मुहैया कराई जाती है, ताकि अपनी जिले का एक पहचान बनाए, एक ब्रांड बना के और जिले के बाहर, राज्य के बाहर और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको लेके जाए। ये एक अच्छी सरकार की पहल है और वो है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम लोग भी उसको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जैसे बिंदवेली एक बहुत बड़ा वो है, ब्रांड है, उसके माध्यम से भी मार्केटिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कोहरी साहब, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि औषधीय फसलें जो होती हैं, क्या उनको भी हमारे जिले में लिया जा सकता है? क्या इसके बारे में भी हम कुछ कार्य कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर। औषधि फसलों का देखिए बहुत ही आने वाले समय में, अभी हमारा कोविड काल जो गया, आप अच्छे तरह से भली बात जानते हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारी औषधियों की इतनी ज्यादा शॉर्टफॉल हो गया था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह से हुआ था। और वो महामारी के दौरान देखिए कि हर तरह की औषधियों का उपयोग हुआ उसमें। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस जिले में जैसे अश्वगंधा है, अभी रवि सीजन में अश्वगंधा का समय आ रहा है जी, अश्वगंधा है और भी जो औषधि फसलें हैं, इसमें विभाग भी कुछ औषधि और सुगंधित फसलों के ऊपर अनुदान सहायता मुहैया कराता है। साथ में हमारा औषधि विभाग है, आयुष विभाग है, वो भी अनुदान सहायता मुहैया कराता है। जी
एक अंतिम प्रश्न कोरी साहब आपसे कि बैतूल जिले के जो हमारे कृषक हैं उनका उद्यानिकी फसलों, फलों और अन्य चीजों की तरफ रुझान आप कैसा देखते हैं? मेरा तो मैं जब से यहाँ से 3 साल से पदस्थ हूँ तो मेरा ये देखा है कि बहुत दिनों दिन बढ़ रहा है और बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि देखिए उद्यानिकी हमारा किसान अपनाएगा तो स्वयं ही स्मार्ट हो जाएगा, और स्मार्ट होगा तो उसकी निश्चित ही आमदनी अच्छी बढ़ेगी, दुगनी होगी और चौगुनी होगी। यहाँ तक तो मैंने यहाँ तक भी किसानों से खुद की देख सुना है कि सर हमारी तो आमदनी चौगुनी हो गई है। उद्यानिकी कुछ ऐसी फसलें हैं कि जो ऐसा कोई बैंक नहीं है कि जो 4 महीने में हमारी इनकम को डबल कर दे, लेकिन उद्यानिकी का जो सेक्टर है ऐसा सेक्टर है कि आप इसमें अगर अच्छी से काश्तकारी करेंगे, टेक्नोलॉजी का समावेश करके करेंगे तो निश्चित ही हमारी आमदनी दुगनी तो नहीं चौगुनी भी हो जाएगी। जी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जो सारी बातें आपने हमारे साथ की हैं ये हम सभी के लिए और हमारे जिले के कृषकों के लिए लाभदायी होगी। कोरी साहब, आज जो आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए हम आपके आभारी हैं, और आप आज हमारे साथ इस बैठक में उपस्थित हुए इसके लिए भी हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही एक मेरा मैसेज है कि हमारा जो एक ऑनलाइन पोर्टल है वो MPFSTS पोर्टल है, मध्य प्रदेश फार्मिंग सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। जिन किसान भाइयों को ऑनलाइन स्कीमों का लाभ लेना है वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ये पोर्टल में मैसेज के माध्यम से भी एक बार सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें उस पर कोई भी स्कीमों का लाभ जब भी हमारे उसमें मैसेज आता है या जब भी हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं तो वो पोर्टल पे हमारे शो होते रहते हैं, तो कोई भी किसान उस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। और सारे हित लाभों की जो स्कीमें हैं, जैसे चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मसाला हो, चाहे पुष्प हो, चाहे यंत्रीकरण की स्कीम हो, चाहे संरक्षित खेती में अपना पॉली हाउस हो, चाहे मल्चिंग हो, चाहे और भी अन्य स्कीमें हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। साथ में हमने बहुत जो महात्मा गांधी स्कीम बताई आपसे, जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना है, उस पर भी किसान भाई अपने आ सकते हैं। जैसे मल्टीग्रेन आटा बनाने की बात हो, आपकी चिप्स बनाने की बात हो, या आपका मिल्क प्रोडक्ट की बात हो, चाहे मिल्क में आप पनीर की बात करें, घी की बात करें, बहुत सारी इसमें यूनिटें हैं जो हमारे किसान भाई स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा एक पोर्टल है, वो भी MPFSTS पोर्टल है। इस पे जरूर आप लोग एक बार अपना आवेदन करें, और आवेदन करके जो भी अपनी हित लाभ की स्कीमें हैं उसका जरूर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और यही मेरी शुभकामना है। और आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद कोरी जी कि आज आप यहाँ आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें दी। एक बार पुनः धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उप संचालक उद्यानिकी विभाग डॉक्टर राजकुमार कोरी से श्री योगेश्वर देशपांडे जी की गई बातचीत, और इनसे हमारी बात का विषय था आगामी 3 माह में उद्यानिकी कार्य और उद्यानिकी विभाग की योजनाएं। और अब चलते हैं और हमारी कृषि चर्चा करते हैं। तो श्रोताओं, जैसे कि हमने टमाटर की खेती के बारे में बात की थी, तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सितंबर में ही इसके बीजों की रोपाई करके नर्सरी तैयार कर ली होगी। और इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट बलुई मिट्टी जो होती है वो सर्वोत्तम होती है, और नवंबर दिसंबर में इसकी रोपाई की जाती है। यानी हमारे किसान भाई अभी इसकी रोपाई कर सकते हैं, और इसे लगाने के लिए हमारे किसान भाई खेत को अच्छे से तैयार करके उसमें गोबर की खाद का उपयोग करके खेत को समतल करना बहुत जरूरी होता है। और 4 से 5 जुताई करने के बाद इसे भुरभुरा बना करके और फिर इसमें हमें पौधों की रोपनी करना होता है। और इस तरह से हमारे किसान भाई यदि पौधे की बीज की और पौधों की रोपनी करते हैं तो फसल भी अच्छी होती है। और श्रोताओं, अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज के हमारे बैतूल मंडी के बाजार भाव क्या है। तो हमारे बैतूल मंडी के बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन रहा न्यूनतम 3,700, अधिकतम रहा 4,415 और इसका प्रचलित भाव भी 4,415 रहा। चने का न्यूनतम 4,500, अधिकतम 5,100 और इसका प्रचलित भाव रहा 4,825। मक्के का न्यूनतम 1,300, अधिकतम 2,001 और इसका प्रचलित भाव रहा 1,820। गेहूं का न्यूनतम रहा 2,335, अधिकतम रहा 2,624 और इसका प्रचलित भाव रहा 2,565। तुअर का न्यूनतम, अधिकतम और प्रचलित भाव 4,001 रहा। उड़द का भी न्यूनतम, प्रचलित और अधिकतम भाव
भाव 5,000 रहा। तो श्रोताओं, ये थे आज के हमारे बाजार भाव और इसी के साथ संपन्न होता है आज का हमारा कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत हमारी बहनों का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी आशा के साथ आज्ञा दीजिए आपकी अपनी बहन अर्पणा पाटिल को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।